अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, जिसका कल से जो तस्करा था वो बहुत आम था और कल ये समाअत कल तक मजीद मुलतवी हुई है। अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या पीटीआई जो है वो अपने बैट के निशान को रिटेन रख पाती है या नहीं रख पाती, ये आने वाला यकीनन वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा नाजरीन बहुत सारी और भी चीज़ें साथ साथ पस मंज़र में चल रही हैं। जैसे हमने कल अपने प्रोग्राम में तफसीली तौर पर कवर किया कि 2 बड़े इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट से मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात के जज साहिबान के आए और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, एक के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ मामला चल रहे थे और दूसरे जो जज थे यानी जस्टिस एजाजुल एहसन, उनकी तरफ से पैनमा टाइम्स के वो मॉनिटरिंग जज हुआ करते थे 2017 में, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला आया था और उनको ताहयात नाअहल किया गया था। तो कोई शक नहीं कि वन ऑफ दोज जजेस, रादर बोथ ऑफ द जजेस, एस्टीम्ड जजेस, उन दोनों का ताल्लुक था उन बड़े सख्त केसेस से जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए थे। इस पूरे मामले को नाजरीन सियासी तौर पर ज़्यादा पिवट करते हुए देखा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं वो मज़ीद आसान हो जाएंगे एक पार्टी के लिए कि जब दूसरे साइड के जो जजेस थे जिनकी तरफ से सख्त फैसले आते थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो अब बाकायदा मौजूद नहीं है, 2 उनमें से मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि तमाम इतराफ़ से उठाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन बात करेंगे टिकट्स के हवाले से भी, क्योंकि पार्टियों ने टिकट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। बड़े सारे लोग हैं जो कि गिला कर रहे हैं इग्नोर होने का, PMLN की तरफ से भी गिले आ रहे हैं, PTI की तरफ से भी गिले आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, हु कुड हैव थॉट के जो बड़े एक वोकल अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे इन रीसेंट टाइम्स, उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसा लगता है पूरी की पूरी PTI उनसे खासी नाला है। और दूसरी तरफ PMLN में भी नाजरीन दानियाल अजीज साहब हों, तलाल चौधरी हों, आयशा रजब बलोच हों, बड़े सारे इस तरह के नाम आ रहे हैं जो अब कहते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला है। और कईयों की तरफ से उनमें से ये भी ऐलान हो गया है कि वो अपनी जमात के मद्दे मुकाबिल अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या जमातें अपने नज़रियात से दूर जाती जा रही हैं? इसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन कुछ मामलात आज की समाअत के हवाले से देखते चलिएगा। क्या PTI का इंतखाबी निशान फिर से ख़तरे में है? समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया। क्या पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है? हामिद खान ने बताया कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक दावा नहीं बनता, वकील PTI। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाएंगे, आप पर भी सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चले गए। चीफ जस्टिस ने यह भी ऑब्जर्व किया। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात ना कराने पर PTI को नोटिस जारी किया। वकील इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक ही इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। PTI, ये चीफ जस्टिस ने कहा। PTI खुद हाई कोर्ट गई, उन्हें तो इलेक्शन कमीशन की अपील दायर होने पर हैरान नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन भी करा दिया। ये क्या मंतक है? हामिद खान, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल PTI बने ये नहीं मालूम, वकील इलेक्शन कमीशन। हामिद खान ने कहा मुझे तैयारी के लिए पीर तक का वक्त दें। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इतने अहम एक मामले पर PTI के जो काउंसिल थे उनको मजीद वक्त दरकार है। तो यानी उनकी अनप्रिपेयर्डनेस क्या सामने आ रही है इस तरह के रिमार्क से, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 3 दिन तक अगर केस मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत कल 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। और ये फ़िलहाल अभी तक की इस हवाले से जो कुछ मामलात हैं या जो हेयरिंग के हवाले से मामलात हैं वो हैं। लेकिन नाज़रीन उतना ही इम्पोर्टेंट है गैलप सर्वे डिस्कस करना। आप यहाँ देख सकते हैं गैलप सर्वे जो लेटेस्ट है उसमें 7% ज़्यादा पॉपुलर हैं नवाज शरीफ साहब एज़ कम्पेयर टू इमरान खान साहब। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है गिर कर 53% है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट गैलप सर्वे जो ऑब्जर्व हुआ था। नवाज शरीफ साहब 60% पर जा पहुँचे हैं इजाफा होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में, जबकि सिराजुल हक साहब 3rd स्पॉट पर हैं 36% के साथ और बिलावल साहब 4th पोजीशन पर हैं 34%। बड़े फार डिस्टेंट किस्म के जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, नवाज शरीफ और खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कम फ़र्क है, 7% का फ़र्क है। नवाज शरीफ टॉप कर रहे हैं लिस्ट को, लेकिन जो बाकी 3rd और 4th पोजीशन पे सिराजुल हक साहब हैं और बिलावल भुट्टो साहब हैं
वो काफ़ी डिस्टेंट नज़र आते हैं इस परसेंटेज में। 5वें नंबर पर साद हुसैन रिजवी साहब हैं 31%, मौलाना फजलुर रहमान 27% पे हैं। जहांगीर तरीन साहब जो कि IPP का मुस्तकबिल ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं, वो 21% पर लीस्ट पॉपुलस आप कहें कि लीडर माने गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं लेटेस्ट गैलप सर्वे के मुताबिक। क्या वाकई यही चीज़ें इलेक्शन रिजल्ट में डिपेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं होंगी? ये एक्चुअली ज़रूरी सवाल है। तमाम तर सवालात उठाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात को वहीं से रिज्यूम करती हूँ और जानते हैं कि ये जो पार्टीज़ के अंदर अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टिकट की एलोकेशंस को लेकर और बहुत ज़ोरों शोर से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, क्या पार्टीज़ अपने नज़रियात से दूर जा रही हैं? और बल्ले का निशान क्या वाक़तन दूसरी जमातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है? क्योंकि PMLN तो इसके ऊपर कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कर चुके हैं। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करते हुए सेनेटर ताज हैदर नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड, तमाम तर बहस में अपने जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन, PMLN के स्टॉलवर्ड और माशाल्लाह टिकट होल्डर नाउ ऑफिशियली, आपको बहुत मुबारक हो बैरिस्टर साहब, एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद हैं और उनसे भी हम ये तमाम तर बात उनकी जमात के हवाले से जानेंगे कि ये जो निशान है ये उनके लिए कितना मायने खेज है और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है अदालत की तरफ से। कई दफ़ा हमने पहले भी देखा है कि PTI के लॉयर्स बड़े ज़रूरी मामलात पे जब अदालत पेश होते हैं तो अनप्रिपेयर्ड नज़र आते हैं। तो बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ बैरिस्टर साहब, दानियाल साहब। PMLN की टिकट एलोकेशंस को लेकर ये बड़ा संगीन मसला आ रहा है एक तो, और ये जो बल्ले का निशान है, आप लोग इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करते हैं सर? मतलब दैट इज़ ओके अगर आपके हरीफ के पास एक उनका इंतखाबी निशान है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये कहती है कि आप भाई लड़े उनसे, आप उनका मुकाबला इलेक्शंस के मैदान में करें। आप उसके ऊपर जजेस के ऊपर आप हर्जा सराई करते हैं कि जी वो जजेस जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रहे हैं। और दूसरी ये जो टिकट एलोकेशन का मसला है, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी खुल के कह रहे हैं कि आप लोगों ने नज़रियात को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, अपने पार्टी के जो आपके लॉयलिस्ट्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया है आपने, शायद IPP के चक्कर में कि आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नहीं, नज़रियात को पीछे नहीं छोड़ा, वरना नज़रियात को पीछे छोड़ सकते हैं। जहाँ बात यह है कि जहाँ मुल्क की बात आती है तो हमने पहले भी अपने नज़रियात के ऊपर मुल्की सलामती के लिए और मुल्की मईशत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने ये इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हमारा मुल्क की जो मईशत है वो बच सके, तमाम जमातों को हम साथ लेके जा सकें और पाकिस्तान को इस मुश्किल बहरान से, इस महंगाई से बचा सकें। और उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम वो लोग जिनका अपना रोल है इसमें, वो एक पेज पे हों और इकट्ठे हों। उसकी वजह से हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं और इन एडजस्टमेंट्स करने के बावजूद हम जो हैं ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में मुल्क के बेहतरी के लिए फ़ैसले होंगे, मुल्क बेहतर तर्ज के ऊपर चलेगा और तमाम जमातें मिल के इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगी और मुल्क को इस बहरान से निकालेंगी। और अगर आज पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मुल्क को इस मेशी बहरान से निकालना। जो गरीब, बेरोज़गार, मज़दूर जो महंगाई से तंग है, जो बिजली के बिलों से तंग है, अगर उसको हम रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो ना सियासत का कोई फायदा है। ये तो बिल्कुल आपकी आइडियलिस्टिकली बातें बहुत सही हैं और बहुत अच्छी हैं आइडियली स्पीकिंग बैरिस्टर साहब, बट आप कैसे दिफा करेंगे IPP के हवाले से आपकी बहुत कड़ी तनकीद? आप क्या कहते हैं वो लोग अब मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे जिनको आप लोग खुद कहते थे कि भाई इन्होंने चीनी चोरी की और बहुत आपने संगीन इल्जामात लगाए थे? गुलाम सरवर खान साहब आपके हवाले से क्या क्या कहते रहे हैं, आपने उनके लिए सीट एडजस्ट कर ली है टैक्सिला में, तो बहुत एक मतलब आपकी पार्टी की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। ये दानियाल साहब के साथ, दानियाल अजीज़ साहब तो आपके कॉलीग हुआ करते थे, मुझे याद है 2013 में आप लोग PM हाउस में साथ थे, तो आपको अच्छा लग रहा है उनको पीछे छोड़ दिया है, तलाल साहब को पीछे छोड़ दिया है? नहीं, उसका तो मुझे बहुत दुख है। मेरे भाई हैं दोनों, मेरे दोस्त हैं, मेरे बाजू हैं, हम इकट्ठे चलते रहे हैं। उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो मेरा बहुत बड़ा एक मैं अफसरदा हूँ उस बात के ऊपर। लेकिन जहाँ तक और लोगों की बात है, देखें, आपको मुल्क को आगे चलाने के लिए
जमहूरी सेटअप को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि हमारा आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारा जमहूरी सेटअप उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका, और आज भी हमें उन लोगों को साथ चलाना पड़ता है या चलाने की ज़रूरत है जो इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, और वो हैं स्टेक होल्डर्स। तो उनको ऑन बोर्ड लेके, इन तमाम लोगों को जो मैटर करते हैं उनको ऑन बोर्ड लेके इस मसले मसाइल का हल निकालना बड़ा ज़रूरी था। वो हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जूं आगे चलेंगे तो मुल्क को और बहरानों से निकालेंगे और मुल्क में बेहतर और अच्छे फ़ैसले होंगे। बिल्कुल कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए, और यानी आईपीपी से आप कहते हैं जो सीट एडजस्ट करना है वो आप उसको मुल्क की मफाद में आप समझते हैं कि वो फैसला करना पड़ा है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? I mean, कैसे आप मुल्क की मफाद का सर्व करेंगे अगर आप अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं? तो देखें, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मुल्क को उस टाइम उस बहरान से निकाला जब मुल्क आपका बिक रहा था, जब मुल्क आपका इमरान खान ने तबाही निकाल दी थी। इन लोगों ने अपना रोल प्ले किया था, इन लोगों ने वो उस मुश्किल टाइम पे साथ चले थे, और आज हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ये वो लोग हैं जिनको हमें ये आज़ाद हैसियत में होते या आज़ाद किसी जमात के साथ होते, हमें इनको साथ चलाना पड़ता, और हम इनको चला रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने भी अपनी नज़रियात का ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने अपनी जमातें छोड़ी, इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का वोट बैंक छोड़ा सिर्फ मुल्क की मैशत के लिए, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आपकी तरफ से एक बड़ा कॉन्क्रीट जवाब मिला है। आप कहते हैं कि आप इनको इसलिए पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ ये लोग बहुत बुलंदो बांग, इन्होंने एक जैसे कहते हैं ना अपनी पार्टी में बगावत का उन्होंने अलम बुलंद किया था, एंड फॉर द गुड किया था। ठीक है, ये आपका बड़ा पॉइंट आपने स्ट्रॉन्ग उठाया है। सेनेटर ताज हैदर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क को बचाने के लिए, ठीक है जी, यही मैं कह रही थी कि आपके व्यू में ये मुल्क बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था उस टाइम पे। ताज साहब, आपसे मैं अर्ज करना चाहती हूँ, गैलप सर्वे के मुताबिक सर नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है 60%, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है 53%, बिलावल साहब बहुत दूर रह गए सर, 34% के साथ वो चौथे स्लॉट पर हैं। तो ये बताइएगा कि अब ये लाहौर से भी बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पीएमएलएन के तो जो दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, वो सारे यही कहते हैं कि बिलावल साहब की स्टैंडिंग उस तरह से है ही नहीं पंजाब में। तो अब तो ये सर्वेज में क्या ये बात आपको लगता है कि नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मतलब 34% वर्सेस 60% ऑफ नवाज शरीफ पॉपुलैरिटी? देखिए, ये सर्वे किया गया है और हम सर्वे का एहतराम करते हैं और इससे कुछ सीखना भी चाहते हैं, लेकिन शायद जो सर्वे के अंदर लोग हैं वो मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा प्रोग्राम जो है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए है। तो अगर आप उन तबकात में, जो महरूम तबकात में जाके सर्वे करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती जो प्रोग्राम दिया गया है उसकी हिमायत ज़्यादा मिलेगी। जो दूसरी तरफ एक तबका है कि जो सिर्फ ऊपर का तबका है, तबका बाला है, जिसकी तरफ तमाम वसाइल सिमट के जा रहे हैं, वो जाहिर है कि उन्हीं की हिमायत करेगा कि जो अशराफिया की सियासत कर रहे हैं और उसके मफाद की सियासत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो सर्वे होना चाहिए उसमें मुल्क में एक 95% लोग ऐसे हैं कि जो मेहनत कश हैं और इन तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर्वे में भी 95% लोग वो होने चाहिए कि जो मेहनत कश हैं और जिनके हालात जो हैं वो, और इस वक्त एक बहुत बड़ा अच्छा आप सर ये फरमा रहे हैं, आपने कहा कि जो लोग हैं जो एक्चुअली आपका पिसा हुआ तबका है, आप फरमा रहे हैं कि उनकी नुमाइंदगी नहीं की है गैलप सर्वे में, इस वजह से बिलावल साहब पीछे नजर आ रहे हैं। अगर उनकी नुमाइंदगी होती तो बिलावल साहब बहुत उनकी बेहतर परसेंटेज आती। मैं यही समझता हूँ कि जो महरूम तबकात हैं जो कि इस हालत तक पहुंच गए हैं अशराफिया की सियासत करने वालों के साथ, वो उन पार्टियों की हिमायत नहीं करेंगे कि जिन्होंने उनको इस हालत में पहुंचाया है, बल्कि जो 10 पॉइंट का प्रोग्राम है चेयरमैन बिलावल का, कि जिसमें गरीबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, मैं समझता हूं कि जो मेहनत कश हैं वो उसी की हिमायत करेंगे।
राइट सर, आपने अशराफिया की बात की कि जो लोग अशराफिया की सियासत करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके हवाले से बिलावल साहब आज भी बड़ी अहम उन्होंने स्टेटमेंट दी है नवाज शरीफ साहब को लेके। मैं आपकी तरफ ये मामला दोबारा लाती हूँ सेनेटर साहब कि आप बताइएगा कि क्या वजह है कि बिलावल साहब खुल के शायद बात नहीं कर रहे, बार बार वो कहते हैं दूसरों की तरफ देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो किसकी तरफ देख रहे हैं और किसी और का एजेंडा भी चला रहे हैं, इस तरह की बात भी बिलावल साहब ने आज फरमाई है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, मैं आपसे भी ये वाली बात जानना चाहती हूँ। अभी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, मैंने जब उनसे सवाल किया कि ये आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट को लेके, तो उन्होंने कहा कि उनको अफसोस है कि उनके पार्टी के जो साथी थे पुराने, उनके तलाल साहब हैं, दानियाल अजीज़ हैं, वो पीछे रह गए, उनको टिकट नहीं मिल पाया। बट ही सेड के इन लोगों को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन को, जिन्होंने उस वक्त मुल्क बचाने के लिए इन्होंने इमरान खान साहब की मुखालफत की और बुलंदो बांग अंदाज में मुखालफत की। तो आप ये समझते हैं कि देखें ये मुल्क बचाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया और अब उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है? आपके साथ भी जो खफगी हुई थी इन लोगों की, वो भी आपको पता है कि वो भी बड़े फैक्चुअल रीजंस पर थी, मतलब कोई बोगस रीजंस नहीं थे, बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे अलीम खान साहब और जेकेटी के, जब आपसे वो लोग अलग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जो अलीम खान साहब हमसे खफा हुए थे, वो इस बात पे खफा हुए थे कि जब उनके ऊपर केस हुआ था और वो जेल गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें निकाला क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा था कि जी मैं तो आपको खुद अपने मेरिट पे निकलाओ तो अच्छी बात है। जहांगीर तरीन साहब ये याद रखें कि जहांगीर तरीन साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो तब भी पीटीआई के साथ थे। उनका डिफरेंस तब आया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो शुगर माफिया है उसके वो जो केस किया था शुगर मिल्स का, उसके अंदर जो सारी प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये डिफरेंसेस हुए थे। तो वो तो एक इशू के ऊपर होते डिफरेंसेस। अनफॉर्चुनेटली उस इशू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुड नॉट सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए जो सही काम था वो करना था। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए लोगों को जेलों से निकालना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके ऊपर केस नहीं, आप खुद निकल आओगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन सबको पता होना चाहिए था, जब ये पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि पीटीआई में अगर आप जेल में जाओगे अपनी गलती की वजह से, तो पीटीआई वाले लोग आपको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने मेरिट पे निकलोगे या नहीं निकलोगे। तो वो एक चीज है। लेकिन दानियाल साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जब वो कह रहे हैं, मैं आपको देखें, बात ये हो जाती है जब हम फाइनेंस की बात करते हैं ना उन चीजों की, तो हम सर्टन जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो फाइनेंस के इंडिकेटर्स होते हैं, उनको सामने लेते हैं। ठीक है, इन लोगों ने कहा है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे 2017 में 16-17 में जब उनकी हुकूमत थी, यानी वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये अगले का 1-1.5 साल जब शायद खाकान अब्बासी साहब थे, ये उस वक्त की बात नहीं करते। तो मैं इनको याद दिलाता हूँ कि जब तक मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तक जीडीपी 4.5.2 4.7 इस तरह थी। वो आखिरी 1.5 साल में 5.9 तक टच हुई थी। मान लिया इन्होंने 5.9 टच किया, अच्छी बात थी, बेहतर किया काम। 4.3 पीपल्स पार्टी ने इनको 2013 में दिया था, इन्होंने 4.3 को उठा के 6.1 पे कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज को बदला, 180 डिग्रीज या 270 डिग्रीज पे उन्होंने चेंज किया कि भाई हमने ये चीजें चेंज करनी। ठीक है, उसमें और ये याद रखें कि शुरू में आते साथ ही 1.5 साल बाद कोविड भी आ गया। अच्छा, हमारी शुरू में जब आप कोई काम भी करते हैं, आप अपना स्टूडियो एकदम बदलते तो पहले चीजें खराब होती है, फिर ठीक होती है। तो पहले 2 साल हमारी जीडीपी डिप की गई। उसके बाद ये याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद गवर्नमेंट है जिसके 2 साल मुतवातर 5.9 एंड 6.1 जीडीपी टच किया, दोनों साल इनसे ऊपर ही रहे। ठीक है, तो उस लिहाज से तो जीडीपी के लिहाज से बेहतर है। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना रिकॉर्ड कर्जे लिए। मान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $52 बिलियन लिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साल में 69% ऑफ दी रिटर्न भी किए हैं। इन्होंने जो लिए थे, इन्होंने $49 बिलियन लिए थे, $49 बिलियन 5 साल में लिए थे। और ठीक है, आपने यानी एक माशी तौर पर आपने गुफ्तगू को ओरिएंट किया है। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं कि कर्जे आपने लिए थे, लेकिन कर्जे आपने रिटर्न भी किए थे। लेकिन एक साथ ये भी बात बता दें, आपने जो अलीम खान साहब और जेकेटी के वाले से बात की, जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा यकसर मुख्तलिफ है। वो आपको ये बताते हैं कि ये ऐसा कोई मसला नहीं था, केसेस तो उनको दरअसल आपने साइडलाइन करने के लिए बनाए थे और एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि आप एक इनकॉम्पिटेंट शख्स को आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था और आप बज़िद थे कि कम वोट में
चाहे बेड़ा गर्क हो जाए सूबे का, आपने अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बदलना। इस बात पे प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि हम लोग जो थे ना, हम लोगों ने एक गलत चीफ मिनिस्टर को रख दिया था, ठीक है। अच्छा, आप मान रहे हैं सर? इज इट फैक्चुअली योर एडमिशन? आई एम नॉट मैं कह रहा हूँ चलो मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने गलत चीफ मिनिस्टर किया था या इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर था तो ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका एक बेसिक एम होता है, वो ये होता है कि वो कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन हो। हम असल में तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम कर रहे हैं ना कि किधर है। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो कि स्पीडी गोंजालेस की तरह बड़े मशहूर है कि वो बड़ी स्पीड पे जाते हैं चीजें, ठीक है, करते हैं। तो मैं आपको फिगर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको फिगर देता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग मियां शहबाज शरीफ पहले जब उनका जो टाइम पीरियड था उसमें 4% पॉवर्टी एलिवेशन हुई, ठीक है। आपको पता है कि बुज़दार के जमाने में कितनी परसेंट हुई? 5% एलिवेशन हुई। तो इसका मतलब ये है कि बुज़दार वाज 1% बेटर देन मियां शहबाज शरीफ। अच्छा, ये याद रखें। अब उसके बाद में मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट आ जाती है, फेडरल गवर्नमेंट है। उस 18 महीनों में इन्होंने 6% डेप्रिसिएशन हो जाती है पॉवर्टी एलिवेशन में। उल्टा पॉवर्टी बढ़ जाती है। आपको पता है 2.5 करोड़ के 1.25 करोड़ के लोग करीब लोग जो है ना वो। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि इस डिपार्टमेंट में आपने बताया स्टेटिस्टिकली कि गुर्बत के खात्मे में बुज़दार साहब ने शहबाज साहब को पीछे छोड़ दिया, और इन्होंने फिर जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई उसमें तो बाकायदा गुर्बत में और गुर्बत की जो शरह है उसमें किस कदर इजाफा किया। ये बड़ा एक अहम मामला है। दानियाल साहब, मैं आपकी तरफ ये बात इसलिए लाऊंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं था महंगाई से। ये तमाम तर जो किया धरा था, ये पीएमएलएन की जो मिनिस्ट्रीज थी उनकी वजह से महंगाई की हालत हुई है 16 महीने में। फाइनेंस किन का था? फाइनेंस किन का डिपार्टमेंट था? तो आप अग्री कर रहे हैं, हुमायूं साहब भी इंडोर्स कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को कि उनकी गलती नहीं थी, ये सारा फाइनेंस जो पीएमएलएन की मिनिस्ट्रीज थी उनकी वजह से हुआ है। आई एम बीइंग टोल्ड टू गो ऑन अ ब्रेक। नाजरीन, मैं वापस आती हूँ और दानियाल साहब की तरफ के तमाम तर मामलात में लेके जाती हूँ। बिलावल साहब ने भी एक तरह की तनकीद की है मियां साहब पे, वो भी सुनाऊंगी। स्टे विद अस। नाजरीन, बात में और मजीद इसलिए भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि सेनेट के हवाले से भी अभी एक और जो है सेनेटर हिदायतुल्लाह, उनके ग्रुप ने जो है करारदाद मंजूर की है कि 3 माह तक इलेक्शंस जो हैं वो ताखीर उनमें करा दी जाए क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अलाउ नहीं करती। याद रहे कि पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी, अब से कुछ रोज़ पहले बल्कि पिछले हफ्ते की बात है, सेनेट से ऐसी आवाज़ें उठती हुई नजर आई हैं। इनके अहवाल पे भी बात करेंगे कि क्या पार्टीज ओन करती हैं। ये तो चलें आज़ाद सेनेटर्स हैं, लेकिन जो पार्टी के सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से भी अगर इसकी तायीद हो रही है तो ये क्यों हो रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दानियाल साहब, एक पेशन गोई की है बिलावल साहब ने कि अगर मियां साहब आ जाएंगे पावर में तो वो क्या करेंगे। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है और फिर इसका जवाब फरमाइएगा। दूसरी तरफ देख रहे थे, मगर हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम पे भरोसा करते हैं। अगर मियां साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुँचाएगा। जी दानियाल साहब, एक्चुअली मियां साहब आ रहे हैं इंतकामी सियासत करने और मुखालफिन के खिलाफ एजेंडा लेकर अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ये आपने सुना है बिलावल साहब ने बड़ी ख़तरनाक पेशन गोई की है। हमने कभी ज़िंदगी में इंतकामी सियासत नहीं की। जो 80 और 90 की दहाई की सियासत थी उसको हम पीछे छोड़ के आए। हमने ना इस सियासत के हामी हैं ना हो सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सवाए पाकिस्तान को बुलंद करने के, बनाने के लिए, उठाने के अलावा हमारा कोई मंशूर नहीं है। दूसरी बात ये जो बिलावल साहब ने कही, वो उन्होंने क्यों कही? देखिए, आज पाकिस्तान के जो गरीब है, बेरोज़गार है, जो महंगाई से तंग है, जो नाउमीद है इस मुल्क की, इस पूरे सिस्टम से, उसकी उम्मीद की किरण बिलावल साहब नहीं है। अगर बिलावल साहब नहीं है तो गिला हमसे तो ना करें, उन लोगों से करें। हमसे उनका गिला सिर्फ ये है कि मैं उन लोगों की किरण की उम्मीद क्यों नहीं हूँ, उम्मीद की किरण क्यों नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर हैं और मियां शहबाज शरीफ जिनके पास एक ट्रेंड और एक एक्सपीरियंस टीम है
जो डिलीवरेंस की सियासत कर सकती है, जिसने डिलीवरेंस की सियासत की। और सेनेटर ताज हैदर सर मुस्कुरा रहे हैं बैरिस्टर साहब, बात कर रहे हैं और उन्होंने उल्टा ये कहा है कि ये जो गैलप सर्वे है इसमें अशराफिया, इन्होंने अशराफिया का वोट लिया है, वरना अगर अशराफिया का नहीं वोट होता, पिसे हुए अवाम का वोट होता, तो बिलावल साहब फर्स्ट आते इस सर्वे में। सर इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा जब वो भी फर्स्ट आएंगे, लेकिन ये अभी वो वक्त नहीं है। क्योंकि इनके जब अपने वालिद ने कहा कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो इंशाल्लाह जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो वो फिर इनको को पायलट या पायलट का भी मिलेगा मौका। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा वो ट्रेनिंग पायलट की तरह अपना रोल अदा करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमारे साथ मिल के आगे लेके जाएंगे और इनको हमारे साथ, अच्छा आपके साथ मिल के आगे लेके जाएंगे, यानी कि आपकी तनकीद करते हैं और जमातों पे। देखिए आपकी अभी भी कोई सेटिंग हो सकती है फिर पीपल्स पार्टी के साथ करना हो अपनी, फिर तो आप पे बड़ी और तनकीद होगी बैरिस्टर साहब कि आपने इतनी कड़वी बातें सुन के आपने फिर उनसे इल्हाक कर लिया। सर नहीं, मैं इल्हाक की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क को आगे लेके जाने की बात कर रहा हूँ। मुल्क को आगे लेके जाने की जो बंदा जो पाकिस्तान की गरीब आवाम का दर्द रखता है और इस मसलों का मसाइल का हल निकालना चाहता है, वो इकट्ठे चलेगा। और जो अपना मंशूर लेके आया है, जो अपने मफाद के लिए सियासत करना चाहता है, वो साथ हमारे नहीं खड़ा होगा। तो सही, तो आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बिलावल साहब मुल्क की मफाद में आपके साथ चलेंगे, जो है करम करेगा। ठीक है, ट्रेनिंग पायलट क्या चलना चाहिए और अगर नहीं चलेंगे तो फिर उनको अंजाम शायद इतना अच्छा ना हो, क्योंकि फिर लोग जो हैं उनको जो अभी वेटेज क्या अंजाम हो सकता है, कोई इंतकामी सियासत का तो सामना नहीं कर सकते बिलावल साहब जो वो कह रहे हैं पीटीआई के। नहीं हमारी तरफ से क्या इंतकाम होगा, हम तो खुद बेचारे पिसे हुए हैं और हमारे साथ जो हुआ वो आज तक इस मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन हम मुल्क को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये जो पीटीआई के हमारे भाई थे ये बात कर रहे थे, देखिए आप मईशत की जब बात करते हैं, जीटीपी बेहतर करने की बात करते हैं, 2-4 चीज़ें हैं। आपने 10 करोड़ घरों का वादा किया था, आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने गवर्नर हाउस में बलडोज़र चलाने थे, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बलडोज़र चला के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनानी थी, आपने गवर्नर हाउसेस गिरा के पार्क्स बनाने थे। वो लोग आज भी मुंतज़िर हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि वो गवर्नर हाउसेस किधर हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ बननी थी। पाकिस्तान PMLN का जो पहला साल था, हमें महंगाई की शरह 8% मिली, दूसरे साल हम उसको 4.5% पे ले गए, तीसरे साल हम 3.5 पे ले गए। तहरीक इंसाफ के पहले साल में इनको 6.8 पे ले गए, दूसरे साल 10%, 10.7 पे, तीसरे साल 20% पे, और उससे आगे बद से बदतर होती रही। और उसका जो इफेक्ट है वो हमने वो 16 महीने के टाइम पे देखा जब मियां शहबाज शरीफ साहब। अच्छा आप कहते हैं वो उसका इफेक्ट था, वो दरअसल पीटीआई का जो किया कराया था वो आप लोग भुगत रहे थे, लगा के गए थे। हम साहब आपकी सर इजाजत से ये वाली बात मैं पूछूं अगर, और इंशाल्लाह अगला आने वाला जो दौर है, अब तामीर और तरक्की का दौर होगा। अब हम वापस सेनेटर हुमायूं आपने सुन लिया, कहां गए आपके 10 करोड़ घर, 1 करोड़ नौकरियां, बुलडोजर चलाने थे आपने गवर्नर हाउस में, यूनिवर्सिटी तामीर करनी थी PM हाउस में। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि बहुत बुलंदो बांग और अनरियलिस्टिक वादे किए थे आपने, और जब वो नहीं पूरे हो पाए तो आपने कहा भाई रियलिटी तो यही है। तो आपने क्यों जो कहते हैं सब्ज बाग और गलत ख्वाब दिखाए थे आवाम को? देखिए मोना जी, इस तरह ये है कि इमरान खान अक्सर कहते हैं कि एक तो PMLN वाले नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये अपने आप को बेहतर भी नहीं करते पढ़ लिख कर। मैं आपको जो बात चीजें अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं ऊपर इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। जॉब क्रिएशन की जब बात करते हैं तो ये याद रखें, ऑन एन एवरेज 1.84 मिलियन मतलब 18 लाख जॉब हर साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाते रही है, एज अपोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो 11 लाख जॉब्स पर साल करती थी। इनसे बेहतर पीपल्स पार्टी थी जो 14 लाख जॉब्स करती थी। मैं बता देता हूं, उसकी ब्रेक डाउन करता हूं। 1.1 मिलियन मींस 11 लाख लोग जो थे वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू बाहर गए हैं। 15 लाख वो थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए, 24 लाख वो थे जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर एडजस्ट हुए। ओवरऑल 62% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 62% ज्यादा जॉब्स थी एज कंपेयर टू
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अक्सर बात होती है। ये 27 मई 2022 को स्टेट बैंक का डाटा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान अर्न्ड एन एडिशनल 18 बिलियन इनकम इन द लास्ट 1 ईयर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट एज अपोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसका वजह क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से it helped us manage the external deficit despite sky high rocketing international commodities। याद रखें, इस चीज के ऊपर याद रखें, हम उस पीरियड में से गुजरे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट आउट परफॉर्म प्रीवियस regimes on all performances metrics in achieving this success। अच्छा दानियाल साहब, उन्होंने बैनुल अक़वामी जरीदों के हवाले गिनवा दिए हैं कि जो तारीफ की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट की, लेकिन सर अनरियलिस्टिक वादों पे मेरा सवाल था आपसे सेनेटर साहब, उसका जवाब दें। अनरियलिस्टिक वादे तो नहीं थे ना। ये वो बातें हैं जो अंग्रेजी की कहानियों में बहुत अच्छी लगती हैं। आम गरीब बंदे को रिलीफ देने की बात है, उसकी बात बताएं। एक बताएं कि वो नौकरियां किधर हैं, वो गवर्नर हाउसिंग जो गिरने थे वो किधर हैं। आप बताएं कि आपने जो बीआरटी बनानी थी जो 1 साल में, अनरियलिस्टिक वादों पे सवाल है मेरा आपसे हुमायूं साहब। 6 अरब में बीआरटी बनानी थी, आपने 100 अरब में क्यों दी? आप आवाम को आपने गलत ख्वाब बेचे। दानियाल साहब, आई गॉट योर पॉइंट, लेट हिम रिस्पोंड प्लीज। आप बताएं, मैं जवाब उनसे ले लूं, क्या रिलीफ दिया, बताएं जी हुमायूं साहब। मोना जी देखिए, इससे अनरियलिस्टिक क्या है? जब आप जॉब्स की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 1.84 मिलियन जॉब्स पर साल हो रही है। अगर 5 साल पूरे होने देते हैं हम तकरीबन 1 करोड़ के करीब तो जॉब्स कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये जरूर मानता हूं कि जो घरों का वो था उसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसकी बेसिक वजह वो जो कोरोना की वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए असल चीज होती है, अगर आप किसी भी आईएमएफ से पूछे, आईएमएफ क्या कहता है? वो कहता है अपने एक्सपेंडिचर्स कम करो और अपने इनकम बढ़ाओ। इनकम 2 तरीकों से होते हैं, मेन जो होते हैं वो आपकी होती है एक्सपोर्ट से। ये याद रखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 साल में 0% उनकी ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। हाँ ये बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं बढ़ाई थी। पीएमएलएन गवर्नमेंट में ये एक बहुत बड़ा एक ब्लैक इंडिकेटर था कि एक्सपोर्ट्स की कोई हालत बेहतर नहीं हुई। पीपल्स पार्टी भी आपको दानियाल साहब बड़ा इस पे क्रिटिसाइज करती है। ताज साहब, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मार्च 2022 में 3 बिलियन को एक्सपोर्ट क्रॉस किया था, विच इज हाईएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ग्रो किए 27% इन 12 मंथ्स, total of 30 billion, the highest ever recorded in the history of Pakistan. This is massive increase of 5 billion compared to जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी। तो अगर आप हमसे सारे पूछते, हम तो आपको फिगर्स के बता रहे, ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं अंग्रेजी नहीं आती, फलानी नहीं आती। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लिख जाओ। इसहाक डार्क डॉलर जो भी है ना, वो डॉलर डिस्ट्रक्शन वाला बंदा है। अच्छा राइट, ये आपने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है और ये डॉलर रुपी ये जो पैरिटी थी एप्रिशिएट करना था पाकिस्तानी रुपए को मसनूई तौर पे, उसका भी आपने हवाला दिए। ताज साहब, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान सर आप इतने सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं ताज साहब, आपके और हुमायूं साहब के हाउस से ये किधर से आवाजें उठ रही हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं? आपके सेनेटर बहरामंद तंगी ने भी एक इस तरह की चीज की हिमायत की थी। तो पीपल्स पार्टी, अब ये आपके मुखालफिन आप पे कह रहे हैं कि आप अपेरेंटली तो कहते हैं आप सबसे ज्यादा इलेक्शंस के ख्वाह हैं, लेकिन दरअसल जो पार्लियामेंट में आपकी आवाजें हैं वो कुछ और कहती हुई नजर आती हैं। नहीं, उनको तो शो कॉज नोटिस दे दिया गया। सेनेटर बहरामंद तंगी जी वेयर अवेयर, बट सर ये किधर से आ रही हैं? कोई इसके वेयर अबाउट्स का कुछ अगर पता चले। आज सेनेटर हिदायतुल्लाह ने मजीद कहा है कि 3 महीने के लिए इलेक्शंस आगे कर दिए जाएं। वो जो बड़ी जमातें हैं तमाम, वो इलेक्शन 8 फरवरी को चाहती हैं और हमारी जमात भी इलेक्शन 8 फरवरी को चाहती है। इसमें कोई मसला नहीं है। जो मसला है वो मईशत का है। और ये जो 2 मेहमान हमारे बात कर रहे थे, ये दोनों जमातें जो हैं, ये इनकी जो मईशत पे नज़रियात हैं वो एक से हैं कि सरमाया जो है वो अशराफिया के पास जाए। हम सरमाए को गर्दिश में रखना चाहते हैं और इसीलिए हमने अपना वो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया है कि ये जिसमें कि वेजेस को बढ़ाया जाए। आप मुनाफे के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं हमने जीडीपी इतनी बढ़ा दी। हम सरमाए को गर्दिश में रख के, वेजेस को बढ़ा के, डिमांड को बढ़ा के, गरीब की कुव्वत खरीद को बढ़ा के और उसके ज़रिए
प्रोडक्शन और रेवेन्यू को बढ़ा के हम जो है वो जीडीपी को बढ़ाते हैं। ये हमारा पुराना नजर। हम पब्लिक सेक्टर को से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में 12% ऑफ द जीडीपी पब्लिक। इफ आई मे, ताज साहब, अगर आप इजाजत दें, मुर्तजा सोलंकी जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी थोड़े रोज पहले ये इजहार ख्याल किया कि अनरियलिस्टिक मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का। उन्होंने बात की आप पता नहीं कितने यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, ये सब अनरियलिस्टिक बातें हैं। आप पीएमएलएन को टॉन्ट करते हैं कि इनका मैनिफेस्टो नहीं आया, लेकिन आपका मैनिफेस्टो भी रियलिज्म पर मबनी है ही नहीं। और अभी दानियाल साहब ने निशानदेही की है कि किस तरह से जरदारी साहब खुद कह चुके हैं दैट बिलावल साहब नीड्स ट्रेनिंग। अगर उस पे 10 पॉइंट पे बात करने का मौका है तो फिर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये जो है और ये कोई नई चीजें नहीं है, ये वो चीजें हैं कि जिन पे हम ऑलरेडी अमल दरामद कर रहे हैं। अगर हम 3.5 रुपए पर यूनिट हम घर के अंदर बना रहे हैं बिजली, और वो 3600 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड को दिया है, तो वो इस वजह से दिया है कि हमने एक कुदरती वसाइल जो है हमारा और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया है। 54% इक्विटी हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से दी है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर साथ आया है और अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लाइन लगी हुई है सर के अंदर। अगर अच्छा, हम आपने बाकायदा एक्सप्लेन किया है और विच इज ज़ाहिर न्यू टू ऑल ऑफ अस। आपने बताया है कि किस तरह से रियलिज्म पर मबनी, और थर में आपने बताया है कि किस तरह से आपने करके बताया है ये तमाम तर चीजें, इनको आपने अमली जामा पहनाया है। आई वुड हैव लव्ड के क्या इसके ऊपर दूसरे लोग भी यही मुतफिक है, लेकिन आई एम बीइंग टोल्ड टू थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन नाजरीन जिन्होंने बड़ी इस अहम गुफ्तगू का हमारे एक हिस्सा बने और साथ दिया। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।